वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आज का जो क्लास है वो नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ जो आपने बैक क्लास में पढ़ा था, आपने पार्ट 1 पढ़ा था। अभी हम लोग जो पढ़ने वाले बच्चों वो पार्ट 2 है और वाइस नहीं। और पार्ट 2 में जो पार्ट 1 में मैंने दिया था वो सिलेक्टेड क्वेश्चन था जो आपके एग्जाम में बुक के अंदर से पूछा गया था, उस पर बेस्ड था। बट आज का जो क्लास है वो होल ओवर एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन है। लेकिन इसमें भी आपको कारीगरी दिखेगा। एनसीईआरटी के क्वेश्चन को थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के और आसान किया गया है। पहले तो इंग्लिश तो मैंने सेम दिया है, उसमें ज्यादा कुछ नहीं किया गया। उसको अपने लैंग्वेज में इन शॉर्ट में कुछ क्वेश्चन जो है जबरदस्ती का टेढ़ा मेढ़ा कर दिया है उसको कंफ्यूजन के लिए, तो उसको मैंने थोड़ा सा आसान किया। प्लस एनसीईआरटी का जो सिस्टमैटिक क्वेश्चन है वैसे मैं चलूं, इसकी मतलब आवश्यकता नहीं है इसकी, मतलब ये जरूरी नहीं है कि एनसीईआरटी में जो सिस्टमैटिक कंसेक्यूटिव नंबर्स है क्वेश्चन का, यानी 1 2 3 उस तरह से हमने नहीं चला है। लेकिन जितने भी क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी का ही आज लिया जा रहा है, ये फिक्स है आसानी के लिए, क्योंकि टीचर का काम होता है पढ़ाई को आसान करना कि टफ करना। तो हम क्रैक किए हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन को। जो क्वेश्चन हमें लगा कि पहले आनी चाहिए था, अब एनसीईआरटी में तो कहीं से क्वेश्चन है। अब मान रखिए कि आपको पहले दे दिया है कि कौन कौन सा क्लाइमेट आपको बेटर चाहिए पेड़ पौधे को मतलब कंजर्वेशन के लिए, और बायोडाइवर्सिटी की उसके बाद में बात कर रहा है, बायो कंजर्वेशन का उसका बाद में बात कर रहा है। तो हमने क्या किया कि पहले भाई जो टर्म से जो क्वेश्चन है उसको मैंने पहले किया है, उसके बाद फिर उसका जो एप्लीकेशन उसको बाद में किया है। तो इस पर आप घबराइएगा मत, मेरा जो नंबरिंग होगा 1 2 3 वो अलग होगा। हाँ, ऑब्जेक्टिव एज इट इज होगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात होती नहीं है, ऐसे आप लोग थ्योरी पढ़ चुके हैं। तो एनसीईआरटी सॉल्यूशन में जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है बच्चों वो है आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1। देखिएगा क्वेश्चन, फिर मैं वही कहूंगा, ये लोग थोड़ा सा मसवा जाते हैं, हम क्या करें, सुबह में लेट शाम में लेट, हम बोले आज भाग, इसकी वजह से टाइपिंग हो नहीं पाया। एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1, चूज द राइट आंसर फ्रॉम द 4 अल्टरनेटिव गिवन बिलो। यानी 4 आपको अल्टरनेटिव ऑप्शंस दिए गए हैं, उसमें आपको सही ऑप्शंस को पहचानना है और उसको टिक करना है या फिर राइट करना है। तो एक आपको सिनेरियो दिया जाएगा, एक सिचुएशन दिया जाएगा, उस सिचुएशन के एस्पेक्ट में आपको 4 ऑप्शंस होंगे। फिर आपको देखना होगा कि कौन सा ऑप्शन सुटेबल है ऊपर वाले स्टेटमेंट के लिए। देखिएगा, टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ द वेजिटेशन डज रबर बिलोंग टू विच कहने का मतलब यह कि रबर का संबंध किस प्रकार की वनस्पति से है। टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ द वेजिटेशन डज द रबर बिलोंग टू, यानी रबर का संबंध किस प्रकार के वनस्पति से है। अभी बोलने की आवश्यकता नहीं, आप में से कुछ लोगों को पता भी होगा। पहले हम जैसे पढ़ानी चाहिए पढ़ा देते ताकि जो वीक बच्चे उनको भी कोई दिक्कत ना हो। प्लीज वॉइस कहीं से क्रिएट मत कीजिए। ऑप्शन ए टुंड्रा, हिंदी इंग्लिश दोनों इसका यही होता है। उसी तरह से हिमालयन यानी कि हिमालय, ये सब क्या है, रबर का संबंध किस प्रकार के वनस्पति से है, टुंड्रा वनस्पति से है या हिमालयन वनस्पति यानी कि हिमालय पर्वत हिमालय वनस्पति से है, या टाइडल, इसको हिंदी में कहते हैं मैंग्रोव, ठीक है ना, मैंग्रोव वनस्पति यानी कि टाइडल वेजिटेशन। एंड लास्ट है डी में ट्रॉपिकल एवरग्रीन यानी उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन। जहां पे हिंदी की आवश्यकता है वहां पे मैंने लिख दिया है, और जहां पे सेम है वहां पे फालतू का कलम का रुसना ही क्या खत्म करें। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन यानी उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, ये 4 ऑप्शन है। आपको अगर थ्योरी अगर थोड़ा भी याद होगा, ऐसे नहीं भी याद है तो सोचो कि रबर के लिए हमें किस तरह के क्लाइमेट, क्या रबर का पेड़ पौधा हमारे यहाँ उगता है, नहीं उगता है, क्या ये राजस्थान में होता है, नहीं, तो फिर होता कहाँ है, कश्मीर में। उष्ण कटिबंधीय ट्रॉपिकल एवरग्रीन, एक था शीतोष्ण एक था उष्ण। तो उष्ण का क्या था, मतलब हॉट क्लाइमेट की बात हो रही थी। तो हॉट क्लाइमेट को कश्मीर में तो नहीं पाया जाएगा ना, राजस्थान वगैरह में ही पाया जाएगा। तो अगर भारत में अगर हम बात करें तो राजस्थान के इलाका में ही आपको ये मिलेगा। हाँ, केरला में भी काफ़ी गर्मी पड़ती है, तो उसी इलाका में मिलेगा ना आपको। उष्ण बड़ा आसान है, इंग्लिश में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है क्योंकि इंग्लिश हम लोग बोलते बहुत कम है, लेकिन हिंदी भले बोलते हैं लेकिन समझ में आ जाता है। उष्ण मतलब उष्मा,
यानी कि समझ रहे ना, मतलब हॉटनेस की बात हो रही है। तो सीधी सी बात है कि आंसर जो हमारा हो जाएगा वो डी हो जाएगा, ट्रॉपिकल एवरग्रीन यानी उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। ठीक है, बड़ा आसानी से बन गया, हिंट मिला ना भाई, भूलोगे नहीं। दूसरा है सिनकोना ट्रीज आर फाउंड इन द एरियाज आर द रेनफॉल मोर देन, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि सिनकोना वृक्ष कितनी वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, यानी परसेंटेज, कितनी का सेंस यहां पे आपको प्रतिशत में दिया गया होगा या फिर कुछ एक मतलब कि एक माप में होगा। जैसे यहां पे माप यहां क्या है, सेंटीमीटर का है, 100 सेंटीमीटर वर्षा वाला, 70, 50 या लेस देन 50 सेंटीमीटर। सिनकोना वृक्ष कितनी वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं? वैसे 200 सेंटीमीटर से मोर देन, और यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से 100 सेंटीमीटर से मोर देन। चलिए इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा आप लोग। आगे देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द सिंप्लीपल नॉट सिंप्लीपल बायो रिजर्व लोकेटेड, यानी सिंप्लीपाल जीव मंडल कौन से राज्य में स्थित है? यस, कौन है यहाँ पे, थोड़ा सा बड़ा अजीब टाइप का हो गया है। सिंप्लीपाल जीव मंडल कौन से राज्य में स्थित है? ऑप्शन 2 है आपके पास, एक है पंजाब, दूसरा है उड़ीसा। तो सिंप्लीपाल जीव मंडल उड़ीसा में स्थित है, आई थिंक यही होनी चाहिए। आगे देखिए, अच्छा नेक्स्ट पार्ट में बात कर लेंगे ना, ऐसे जहां टिक लगा रहे हो गलती होना लगभग असंभव के नजदीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बायो रिजर्व, एक पार्ट और एनसीईआरटी का लाना, एक में थोड़ी हो पाएगा ना, नहीं याद आ जाएगा, इतना क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बायो रिजर्व ऑफ द इंडिया इज नॉट इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड नेटवर्क बायो रिजर्वर? समझिएगा, भारत में ऐसे कौन से जीव मंडल हैं जो विश्व के जीव मंडल के लिए नए हैं? ऑप्शन मानस, गल्फ ऑफ द मैनर एंड नीलगिरी और नंद देवी या नंदा देवी। क्वेश्चन समझ गया ना? चलिए आंसर बनाते रहिएगा। मेन तो क्वेश्चन ही समझाना था ना, कम से कम भाई फिल इन द ब्लैंक्स भी तो बनाओ, यानी सॉरी 1 नंबर वाला क्वेश्चन भी तो बनाओ। आगे देखिए, आगे सारा कुछ छपले ऑलरेडी। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली। 2 क्वेश्चन खाली नहीं बताए हैं, बाकी सब तो बताइए दिए हैं। व्हाट इज बायो रिजर्व? सब्जेक्टिव में भी कुछ क्वेश्चन देंगे आपको, मतलब खुद से बनाने के लिए। गिव 2 एग्जाम्पल। बायो रिजर्व क्या है? 2 एग्जाम्पल। देखिए, बायो रिजर्व का बहुत बड़का का डिफिनेशन लोग सब लिख रहा है आजकल, पता ना क्या हो गया, कलम में रुसनाई ज्यादा हो गया लगता है। तो सिंपल सा इसका हमने लिखा है, एक तो क्वेश्चन का मतलब ये कि जीव मंडल या पारिस्थितिकी तंत्र काबा, और इसके 2 उदाहरण दें। ठीक है, ये मतलब है। सिंपल लैंग्वेज मैंने लिखा है कि द म्यूचुअल रिलेशन ऑफ द एनिमल्स एंड प्लांट्स टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड बायो रिजर्व, also called ecosystem, but not have a same, but most of the time equal situation and scenario। कैसे मैं बताऊंगा अभी। कहने का मतलब यह है कि जंतु एवं पादपों का पर्यावरण के प्रति पारस्परिक संबंध ही पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। जंतु एवं पादपों का पर्यावरण के प्रति पारस्परिक संबंध यानी कि म्यूचुअल रिलेशन जो होता है उसे पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। ये साइंस में भी आप लोग पढ़े होइएगा, नहीं था कि अगर मेढक मर गया तो ये मर जाएगा, सांप मर जाएगा, सांप मर गया तो गिद्ध मर जाएगा, है ना, इस तरह से था ना। तो ये क्या था कि पेड़ पौधे सारे जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म सबका एक दूसरे से रिलेशन है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जंतु एवं पादपों का पर्यावरण के प्रति पारस्परिक संबंध ही पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम। एक तो ये हुआ। अब देखो यहाँ पे व्हाट इज बायो रिजर्वर है, इसके हिसाब से एक पॉइंट आप इसमें ऐड कर सकते हैं कि जो बायो रिजर्वर है ये प्लांट और एनिमल के प्रोटेक्शन की बात करता है, को प्रोटेक्ट रखने की भी बात करता है। ठीक है,
एक ये पॉइंट सिर्फ आप ऐड कर देंगे, स्टार बना के नोट पॉइंट करके आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसका इतना बड़का डिफिनीशन हम बेहोश होकर देख देख के। तो एक सिंपल सा एक मीनिंग हमने निकाला है, बड़ा आसान है। द म्यूचुअल रिलेशन ऑफ द एनिमल्स एंड प्लांट्स टुवर्ड्स द इन्वायरमेंट इज कॉल्ड अ बायोरिजर्व, आल्सो कॉल्ड अ इकोसिस्टम। यानी जंतुओं एवं पादपों का पर्यावरण के प्रति पारस्परिक संबंध, जंतुओं और पादपों का पर्यावरण के प्रति पारस्परिक संबंध यानी म्यूचुअल जो रिलेशनशिप है वो पारिस्थितिकी तंत्र कहलाएगा। ठीक है, अगला, What factors are the responsible for the distribution of the plants and animals in India? कहने का मतलब ये है कि इंडिया में जो प्लांट का डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस बात पर रिस्पॉन्सिबल डिपेंडेंट है, ये हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं इसकी। तो भारत में पादपों तथा होगा यहाँ पर, ये नहीं होगा, तथा जीवों का वितरण किन तत्वों द्वारा निर्धारण होता है? मैंने बताया था टेम्परेचर है, क्लाइमेट है, मॉइस्चर है, वगैरह वगैरह। उतना ही आसान में मैंने इसका भी आंसर दिया। इसका भी आंसर आपको स्कूल कहीं भी लिखवाया जाए, देखिएगा दांत झाड़ के रख देगा आपका। मतलब गजब है यार, टीचर का काम पढ़ाई आसान करना ही भारी करना। हमको आज तक की बात समझ में नहीं आता ऐसे लोगों का। पादपों में, भारत में पादपों तथा जीवों का वितरण निम्नलिखित तत्वों द्वारा निर्धारण होता है। यह स्टेटमेंट आप दीजिएगा। दैट मीन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स इन इंडिया डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग फैक्टर्स। फर्स्ट, तापमान यानी कि टेम्परेचर। ठीक है, पॉइंट वाइज लिखिए। 5 गो पॉइंट लिखे, नानी मर जाएगा कोई इसमें नंबर कट करेगा। तो 5 पॉइंट है, 5 को देना पड़ेगा ना, 5 नंबर का होगा तो क्या ला पूरा लाइन लिखे जाए तो फालतू में रोशनाई खत्म हो जाता है, टाइम खत्म हो जाता है। दूसरा, सूर्य का प्रकाश यानी द सन ऑफ द लाइट। वर्षण यानी मॉइस्चर, देखो वर्षण का यहाँ पे सेंस मैंने अलग लिया है, इससे पहले कुछ और बताए थे। मॉइस्चरेशन ऑफ द सॉइल, ठीक है, हाँ, इस सेंस में मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। क्लाइमेट, उसी तरह से फोटो पीरियड एंड प्रिसिपिटेशन। प्रिसिपिटेशन का भी मीनिंग वर्षण ही होता है। हाँ, तो वर्षण ही होगा ना इसका। डिपेंडेंट ऑन इकोसिस्टम, ये सारी चीजें डिपेंडेंट करती हैं कि कैसा प्लांट्स कहाँ लोकेटेड होगा। मतलब डिटर्मिनेशन ऑफ द प्लांट्स आल्सो द पॉइंट ऑफ द डिपेंडेंट ऑफ द फैक्टर। क्या, तो कितना आसान है, आपको याद करना भी बड़ा आसान हो गया। चुटकी में इसको लिख भी सकते हैं। गोल गोल घूमते रहेगा। बकलोल मोहल्ले का आदमी हो कि लेट का किया भी नहीं करता कभी कभी। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, नेम 2 एनिमल्स हैविंग द हैबिटेट इन अ ट्रॉपिकल एंड अ माउंटेन टाइप ऑफ द वेजिटेशन। देखो क्वेश्चन को पहले सॉल्व करो। हमेशा बोलते हैं कि क्वेश्चन को पहले आप सॉल्व कीजिए डायरेक्ट। ऐसे मैथ वाले को ये आदत नहीं होती है। मैं थोड़ा सा क्वेश्चन देखा, और आप लोग सब लोग मैथ की ही जानते हैं कि इंटरेस्टेड होइएगा बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा। हालांकि ये थ्योरी हर जगह काम देता है, आपको हर जगह काम देता है। पहले क्वेश्चन सॉल्व करो, आंसर उसके बाद अपने आप माइंड में सॉल्व हो जाता है। नेम 2 एनिमल्स, 2 एनिमल्स का नाम बताओ। हैविंग हैबिटेट एंड ट्रॉपिकल, जो ट्रॉपिकल यानी कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के लिए लवर होगा, या फिर माउंटेन यानी पर्वतीय क्षेत्र के लिए लवर का मतलब वहां पर रहने वाला होगा। तो ऐसा ही लिखा गया है कि 2 ऐसे वन्य प्राणी का नाम बताएं जो कि उष्णकटिबंधीय, वर्षा और पर्वतीय वनस्पति में मिलती है। देखिए लिखने का तरीका भी कितना स्वीट लिखा हूं। उष्णकटिबंधीय यानी कि ट्रॉपिकल, डैश दिया गया, लिख दिया गया हाथी और बंदर। कोई लैंग्वेज नहीं, यादों करने में एकदम, अब ये याद हो गया, क्या करने की जरूरत है। पर्वतीय क्षेत्र यानी कि माउंटेन सेक्टर एरियाज जो बोल लो, उसमें याक और बारहसिंघा। हाँ ठीक है, तो ये इस तरह के याक जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ये आज के लिए फिलहाल इतना ही आपके लिए होगा। कल हम लोग इंशाल्लाह इससे और आगे बढ़ेंगे। क्या आपको पता है आप अपने कोर्स के एनिमेटेड वीडियो लेक्चर, रिवीजन नोट्स, टेस्ट पेपर एंड स्टडी मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं और एनिमेटेड वीडियो लेक्चर का फुल एक्सेस पाएं? प्लीज़ कॉन्टैक्ट एक्सीलेंस स्टडी सेंटर 9546604112।